5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। This is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की। तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीरों और देखें 21 मिनट का वक्त होगा जब ये पूरी अपनी फ्लाइट को कवर करेगा। 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक का सफर तय किया जाएगा। डॉक्टर सीएम नौटियाल जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही आलोक कुमार झा अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? पहला दिन, नए साल का आगाज आज इस लॉन्चिंग के साथ। वर्तमान में विकास। हाँ, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली करने वाले हम अमेरिका के बाद दूसरे देश होंगे। एक्सरेज का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे हमें ब्लैक होल्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक्सरेज उस समय निकलती हैं जब मटेरियल जो है ब्लैक होल्स में जाता है और हमें और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में, पल्सर्स के बारे में, क्योंकि हम इसमें जो एक्सरेज हैं उनके एंगल के बारे में और उनके पोलराइजेशन के एंगल के बारे में और दूसरे गुणों के बारे में हमें पता चलेगा। तो हमें इससे बहुत एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड की जहां तक बात है बहुत बड़ी ये उपलब्धि हमारे लिए होगी। और हम लोग जो अमेरिका ने 2 से लेके 30 केवी तक की एनर्जी की रेंज में एक्सरेज का अध्ययन किया है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए और इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, आलोक कुमार झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिक। आलोक जी, अंतरिक्ष अपने आप में रहस्यों का खजाना है, लेकिन भारत उस रहस्य की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इस छलांग को आप कैसे देखते हैं? दुनिया में अभी तक जो अध्ययन हुआ है उसमें भारत किस तरह से नया अध्याय जोड़ेगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और हम एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की तरफ जा रहे हैं।
नासा का भी जो एक चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है वो भी उन्होंने पहले लॉन्च किया हुआ, बहुत पावरफुल उनके पास भी टेलीस्कोप है। लेकिन हम जो ये करेंगे उनके जो बेसिकली इस बार हम इसमें जो हमारे पास 2 नए डायमेंशंस हमने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम इसमें पोलराइजेशन, डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन सब कुछ इस बार स्टडी करेंगे। जो एक्सरे, बिकॉज एक्सरे जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं वो एक तरह से हमारे पास हमारे लिए एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोफिजिकल लैबोरेटरीज की तरह हम ट्रीट करते हैं। वहां बहुत सारे जो न्यूट्रॉन स्टार हैं या क्वासार हैं जो जहां से एक्सरे वगैरह आती है, तो उसको स्टडी करने के लिए इस बार हम बहुत जो ब्राइट एक्सरे जो हमारे पास आएगा उसको हम स्टडी करेंगे। तो इससे हम जो बेसिकली कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना है या उनका कैसे ओरिजिन हुआ है, तो इस डायरेक्शन में हम थोड़ा और आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको इसरो सेंटर लेकर चलते हैं, क्योंकि बस अभी कुछ ही देर पहले 9:10 पर एक्सपोसैट की लॉन्चिंग हुई है और लगातार ये जो सफर है वो आगे बढ़ता हुआ, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सुनिए वहां पर कैसी हलचल है। कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही Combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। तो देखिए जैसा आपने सुना, लगातार जो जानकारी वहां पर दी जा रही लाइव की, जो तीसरा चरण है थर्ड फेज इस लॉन्चिंग का वो पूरा हो गया। इसी पर हम बात करते हैं। डॉक्टर सीएम नौटियाल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो थर्ड फेज है, तीसरा चरण जिसके बारे में कहा जा रहा है सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, ये कितना क्रूशियल है? ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि हम जिस लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि वहां पर जब ये जाएगा उसके बाद ही ये हमें अपने ऑब्जर्वेशंस भेजेगा। और जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे जो हमें जानकारी मिलेगी उससे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी जानकारी बढ़ेगी। और ये सब तभी शुरू हो पाएगा जब हम इसको अपनी कक्षा में स्थापित कर देंगे। तो ये स्टेज इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई सेंटर और इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी इसी के माध्यम से मिलेगी। सर, लेकिन एक चीज आपसे हम और समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि जिस तरह का भारत का स्पेस प्रोग्राम है, आपको लग रहा है क्या इस चीज को कहेंगे कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एक के बाद एक हम सफल लॉन्चिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक हम अंतरिक्ष की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हम चंद्रयान से शुरू करें और एक्सपोसैट की बात कर लें तब तक। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने खासतौर पे अगर पिछले साल की भी अगर हम बात करें, तो हमने इसमें चंद्रयान 3, हमने इसमें गगनयान का सफल परीक्षण, इसके साथ हमने आदित्य L1 को भी उसकी कक्षा में अब 6 तारीख को हम लोग स्थापित करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां थी। और उसके बाद अभी इसी वर्ष के आरंभ में आज हम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं कि हम इस अपने एक्सरे के प्रयोगों के लिए जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक होगा। और इसके अलावा 6 तारीख को फिर हम एक उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को निस्संदेह कहा जा सकता है कि हमारे वैज्ञानिक, इसरो और हमारे नेतृत्व ये सब मिलकर हमारे अंतरिक्ष अभियान को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से। बिल्कुल। और सर, इससे पता चल रहा है कि कैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस साइंस में भारत एक बड़ी शक्ति लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। आएंगे आपके पास नौटियाल सर, लेकिन इस बीच एक बार फिर से इसरो सेंटर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब जानकारी है कि जो तीसरा चरण है पूरा हो गया है, चौथा चरण शुरू हो गया। सुनिए वहां पर क्या जानकारी सामने रखी जा रही है। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated.
जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue. और देखिए पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पीयूष देखिए, तीसरा चरण पूरा हो गया, चौथा चरण इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर 21 मिनट की उड़ान है, 10 मिनट पूरे हो गए। ये जो चौथा चरण है और इसके बाद कुल मिलाकर और कितने फेजेस हो गए, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए कुल 5 चरण होंगे इसमें। अच्छा। और अहम बात मैं आपको बता दूं करुणा कि जो हमारा खर्च है इसमें वो बहुत कम है। $30 मिलियन का खर्च कुल इसमें किया गया है रॉकेट पर, और जो सैटेलाइट और जो वेधशाला पूरा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो पूरा $30 मिलियन का है, जबकि अमेरिका का $188 मिलियन का प्रोजेक्ट था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसरो जो काम कर रहा है वो हमारे जेब के अनुमान से मतलब मुताबिक कर रहा है, जबकि दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो काफ़ी खर्चीले रॉकेट और काफ़ी ताकतवर रॉकेट बनाते हैं, लेकिन उनका खर्च बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में हमारा खर्च बहुत कम है और हम बड़ी उपलब्धियां जो है इसके बावजूद हासिल कर रहे हैं और मुकाम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 2023 में देख चुके हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन। गगनयान का जो लॉन्च था बेसिकली उसका जो सेट है अभी आगे भी आगे आएगा, और उसकी सबसे अहम बात यही है इसरो की कि वो अपनी जेब के अनुसार ही खर्च कर रहा है, जो देश की प्रगति है उसको ध्यान में रखते हुए। जी करुणा। बिल्कुल, और ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। आलोक जी, अगर स्पेस मार्केट देखें, ग्लोबल स्पेस मार्केट देखें, आज की सफलता के बाद भारत की पोजीशनिंग कैसी आप मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि भारत का जो भी स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है दुनिया के दूसरे बड़े स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं तो ये ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए अदर सेक्टर्स में भी बहुत सारा ये इकोनॉमिकल ग्रोथ दिखाता है। हम साइंस के लिए बहुत एडवांसमेंट करते हैं तो उसका जो उपयोग है बहुत सारी जगह हो जाता है। तो इस तरह से हम तो एक तरह से मतलब ग्लोबल पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेस में तो हमने अपना डंका बजा दिया हुआ है। पहले हमने चंद्रयान आदित्य L1 को हमने पूरी दुनिया ने हमारी ताकत देख ली है, तो कोई शक इसमें नहीं है कि हम एक तरह से वर्ल्ड पावर की तरफ मूव कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। उन देशों के लिए जिनका अपना स्पेस प्रोग्राम उतना डेवलप नहीं है, डेवलपिंग देश, लेकिन उनको सैटेलाइट्स की जरूरत है, ऐसे में भारत का इस तरह से तेजी से बढ़ना उनके लिए कैसी खबर है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ऐसे तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हर सेक्टर। जी हाँ, PSLV से हमने पहले भी बहुत सारा सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। तो ये सारे देश क्योंकि हमारे पास एडवांटेज काफी ज्यादा है, हम काफी टेक्नोलॉजी में आगे मूव कर चुके हैं, तो इस तरह से जो भी अलाइन कंट्री है भारत के साथ, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। ठीक है, और देखिए हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर मनीष पुरोहित जुड़ गए, पूर्व इसरो वैज्ञानिक है। डॉक्टर मनीष पुरोहित, सवाल यही आपसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम एक्सपोसैट के जरिए होगा वो होगा ब्लैक होल की स्टडी को लेकर। अभी तक की जो जानकारी है अलग अलग अध्ययन के हिसाब से वो तो हमारे सामने है, लेकिन अभी ढेर सारे रहस्य हैं जो कि ब्लैक होल को लेकर जुड़े हुए हैं। तो उसको डिकोड करने को लेकर ये जो मिशन है वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें और जितने भी अभी तक मिशंस गए हैं जो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक गैप है जिसको हमारा एक्सपोसैट फिल कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मान लीजिए कि ये जो फिनोमेना होता है जहां पे हम ब्लैक होल की बात करते हैं या हम बात करते हैं
जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी गैलेक्सीज होती है जिनके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और वो सुपर मैसिव ब्लैक होल जो उससे बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस निकल रहे हैं, उनको अगर हम पढ़ना चाहें तो इस स्टडी को, जो हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल स्टडी होती है, इसको जब पढ़ते हैं तो इसकी जो एनर्जी रेंजेस हैं, जैसे 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं कुछ नंबर बता रहा हूँ, 2 से 8, 8 से 30 और 30 या 30 से ज्यादा। अभी तक के जितने भी मिशंस गए थे वो मिशंस ऐसे थे, जैसे 1975 में एक मिशन लॉन्च किया था नासा ने, OSO-8 सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था, वो 0 से 2 वाली रेंज को पढ़ती थी। फिर हमने एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया था, वो 30 या 30 से ज्यादा की रेंज को पढ़ती थी। फिर नासा ने 2019 में IXP लॉन्च किया था, जो 2 से 8 की रेंज को पढ़ती थी। ये जो एक्सपोसैट है, ये उस बीच के गैप को, जो 8 से 30 के बीच का गैप है, उसको पढ़ने के लिए, तो ये उसको पढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो इस लिहाज से जो ये मिशन है वो बहुत अहम हो जाता है। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो चौथा चरण है वो इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर 5 चरण है। और डॉक्टर CM नौटियाल साहब भी हमारे साथ है, लेकिन आपके पास आए सर, इससे पहले एक बार फिर से आपको लेकर चलते इसरो सेंटर, और वहां पर क्या हो रहा है जरा देखिए। ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसैट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। Vehicle performance normal. इसमें 1 किलोमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने एक एक करके ये जानकारी दी रही है। चौथे स्टेज में भी बताया जा रहा है कि नॉर्मल मूवमेंट है अभी भी लॉन्चिंग का। मनीष पुरोहित हमारे साथ पूर्व इसरो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। मनीष जी, 4th स्टेज के बारे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही तकनीकी मामला है, आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है, लेकिन आप इसे कैसे देश को बताना चाहेंगे कि कैसे स्टेजेस वाइज धीरे धीरे सफलतापूर्वक ये एक्सपोसैट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि अपनी पोजीशनिंग कैसी होगी ग्लोबल स्पेस मार्केट में, क्योंकि इसरो जो है उसकी खास बात ये है कि वो काफी किफायती लॉन्चेस करता है। हमारे जो बड़े बड़े लॉन्च होते हैं, चाहे हम बात करें मंगलयान की या अपने चंद्रयान की, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री होती है कि हम इतने कम कॉस्ट में सब कैसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा स्टेज 4 है, वो भी कुछ मतलब इसी तरफ हमारा एक बड़ा कदम है। देखिए समझाता हूँ। मोस्टली क्या होता है, जो लॉन्चेस होते हैं इसमें 4th स्टेज पे जैसे ही सैटेलाइट अलग हो जाता है, तो सैटेलाइट के अलग होने के बाद हमें को पीछे से नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। मुझे आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए इसको आप बोलिए, आपकी आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही है। आपकी हालांकि आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो 4th स्टेज होती है, मोस्टली क्या होता है कि जब लॉन्च होता है तो सैटेलाइट के अलग होने के बाद 4th स्टेज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन अब इसरो तो इसी चीज के लिए फेमस है ना कि भाई हम कोई चीज वेस्ट करेंगे नहीं। तो इसरो ने क्या किया है ना, देखिए वर्ड है पोयम, POEM पोयम। पोयम का फुल फॉर्म है PSLV, O फॉर ऑर्बिटल, E फॉर एक्सपेरिमेंट, M फॉर मॉड्यूल। तो ये है एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसके ऊपर एक बार जब हमारा एक्सपोसैट सैटेलाइट अलग हो जाएगा इस मॉड्यूल से, तो इस मॉड्यूल को 350 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम वापस ले आएंगे। यानी इसके ऊपर वो सारे सेटअप लगे हुए हैं जो इसको फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये 350 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ जाएगा धरती के ऊपर, तब इसके ऊपर 10 और एक्सपेरिमेंटल पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें से एक पेलोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो है फ्यूल सेल का पेलोड। क्यों? क्योंकि गगनयान की अभी जब बात कर रहे थे, जब बात चल रही थी ना ECLSS, दुनिया के देशों ने मना कर दिया है, भारत खुद बनाएगा। तो जब हम ECLSS की बात करते हैं, जहां पर हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वो कंट्रोल एनवायरनमेंट जनरेट करने की बात करते हैं, तो वहां पर 2 प्रमुख मुद्दे होते हैं। एक होता है भाई ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, और पीने का पानी। तो मोस्टली क्या होता है, जो क्रू मॉड्यूल के ECLSS होते हैं, वो तो या तो ऑक्सीजन खुद लेके जाते हैं या पानी खुद लेके जाते हैं। तो रशिया क्या करता था, पानी लेके जाता था और ऑक्सीजन केमिकली अंतरिक्ष में बनाता था। अमेरिका करता था कि ऑक्सीजन लेके जाता था और पानी वहां बनाता था। फ्यूल सेल जो हम एक पेलोड लगाया हमने अभी हमारे एक्सपोसैट वाले इस मिशन के साथ, वो फ्यूल सेल जो है वो अपोलो मिशंस में यूज होता था, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बिजली भी जनरेट करता था और पानी भी बनाता था। तो हमने जो हमारी वो स्टेज थी, जो वेस्ट
हो जाती है मोस्टली, उस स्टेज को भी हमने बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया। इसके अलावा इसके ऊपर आयन थ्रस्टर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आयन थ्रस्टर्स की खास बात यह कि आने वाले भविष्य में इसरो का प्लान है कि फ्यूचर में हम आयन थ्रस्टर्स को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। बिल्कुल सर, यानी कि समझा जा सकता है कि ना सिर्फ हम इस कामयाबी को हासिल कर रहे हैं बल्कि स्पेस साइंस में बाकी जो दूसरे देश है उनको भी हम काफी कुछ सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आलोक कुमार सर के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से इसरो सेंटर का रुख कर रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है, क्या हलचल, एक बार आप सुन लीजिए। कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल और टेलीकमांड, कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक्स सिस्टम भी लगे हुए हैं। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, इस मिशन को लेकर एक्सपोसैट का चौथा चरण इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर 5 फेजेस है, 5 चरण है जिसको पूरा किया जाएगा एक्सपोसैट की तरफ से, और चौथा चरण इस वक्त चल रहा है। आलोक कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार सर, देखिए, जानकारी है कि कुल मिलाकर 5 चरण होंगे और उसके बाद ये अपनी कक्षा में स्थापित होने के बाद आगे की जो स्टडी है वो करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, आगे आने वाले वक्त में भारत के कई मिशन हैं जो कि अंतरिक्ष की गहराइयों से जुड़े हुए हैं, चाहे हम बात करें मैन मिशन की या फिर अलग अलग प्लैनेट्स की स्टडी की बात करें। ये जो एक के बाद एक कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं, यह आगामी मिशन को लेकर कितना अहम है, कितना कॉन्फिडेंस देते हैं ये? देखिए, हमारा ऑलमोस्ट जो भी मिशन है चल रहा था अभी पास्ट में और जो चल रहा है, लगभग सारा हमारा बिल्कुल 100% सक्सेसफुल है। तो हम इसलिए काफी कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में। ये भी जो मिशन हमारा है, जो हम बेसिकली जो इमिशन मैकेनिज्म का स्टडी करेंगे, जो रेडिएशन आ रहा है एक्सरे वगैरह से, जैसे कि मनीष जी ने कहा था अभी कि डिफरेंट रेंज में कितना रेंज जो एक्सरे आ रहा है उसका 8 से लगभग 30 केवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या जो भी रेंज है 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एक्सरे हमारे पास आ रहे हैं उसका स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो अभी जो गैप था उसको हम पूरा करेंगे। जो एनर्जी का रेंज हम स्टडी करना चाहते थे अभी उसमें हम काफी आगे इसमें सप्लीमेंट करेंगे डेटा को। And there is a confirmation that the ExpoSat satellite has been separated. जा रही है तो चौथे चरण की लॉन्चिंग हो गई है। इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment, that is POEM-3, with 2 phases of 4-stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 km circular. The first phase PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसैट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected ExpoSat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM-3 operations will be following. Approximately, the TISRO will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that ExpoSat will give to the scientific community in the field of astronomy. तो देखिए, बड़ी खबर है, देश का पहला एक्सपोसैट जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है
और पोलरिमीटर सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो इसरो का मुख्यालय है वहां पर एक दूसरे को बधाई देते हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, साल का पहला दिन और एक बड़ी उपलब्धि देश के नाम, देश के वैज्ञानिकों के नाम, इसरो के नाम। पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, पूरे देश को गर्व होगा इन तस्वीरों पर, क्योंकि साल का पहला दिन और पहले दिन है एक लंबी छलांग। So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4th stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time. And we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, ExpoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases the women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads in fact demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems. Also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project. देखिए इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है और एस सोमनाथ जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पहले दिन ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। आलोक कुमार झा हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। इसरो चीफ ने भी सबको बधाई दी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मोमेंट पर? जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए बहुत ही ये खुशी का पल है कि हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब जो दो उस पे पेलोड्स हैं, पॉलिक्स हैं या एक्स स्पेक्ट हैं, जो एक्स स्पेक्ट जो स्पेक्ट्रोमीटर का स्पेक्ट्रम स्टडी करेगा, वैसे ही पॉलिक्स जो है आपका
वो पोलरीमीटर पैरामीटर्स का स्टडी करेगा। तो अब हम आगे के लिए देखते हैं कि हमारे पास कैसा डेटा आता है और हम कैसे ये जो इमिशन का जो मैकेनिज्म है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसका जो स्टडी करेंगे डिफरेंट रेंजेस में, मीडियम एक्सरे और जो है हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जी बैंड है, जैसे कि तो हम फ्यूचर में बहुत ही आश्वस्त हैं कि जरूर हम इस पे जो हमने जो सोचा है बिल्कुल हम उसको अचीव करेंगे। बिल्कुल आलोक सर। और देखिए पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, अब क्योंकि ये सफलतापूर्वक जो मिशन है उसको पूरा किया गया, अब आगे जो एक्सपोसैट है अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएगा, और क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए 5 साल के लिए इसे डिजाइन किया गया है, 5 साल तक ये काम करेगा। पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पर 650 किलोमीटर ऊपर जो है वहां पर वो वेधशाला पूरी तरह से काम करेगी, और जो डेटा होगा बेसिकली आप सुपरनोवा और ब्लैक होल और भी जो अन्य न्यूट्रॉन तारे हैं उनको लेकर के ये स्टडी होगी, और सीधे तौर पर जो डेटा हमें उपलब्ध होगा उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो हमारे काम का होगा और पूरी दुनिया के काम का होगा। इससे पहले एक प्रयोग नासा की ओर से किया गया, अब इसरो ने ये दूसरा कदम बढ़ाया है। इसके पहले 2023 में इसरो पूरी तरह से सफल रहा था, और 2024 की शुरुआत में उसने ये आगाज कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया के सामने इसरो की धाक जम चुकी है। बिल्कुल, दुनिया के सामने इसरो की धाक नजर आ रही है। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, 3 बड़े लीडर्स अगर स्पेस के कहूं मैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, वो इस उपलब्धि को कैसे देख रहे होंगे अपने अपने हिसाब से, आप क्या मानते हैं? देखिए एक्चुअली रशिया ने और चाइना ने तो अभी इस फील्ड में जैसे कुछ लॉन्च हुआ ही नहीं है उनका, तो ये तो अपन एक तरीके से वो हो गया, दुनिया के दूसरे ऐसे देश हो गए हैं अमेरिका के बाद जो यह कुछ कर रहा है। और अभी इसको अगर आपने एक बात नोट करी हो तो जब सोमनाथ सर बता रहे थे कि मिशन की जो 4th स्टेज है, उसका जो ऑर्बिट है, जो उसका इंक्लिनेशन है, जब उसकी बात कर रहे थे, तो वहां पर मैं फिर से वापस उस पॉइंट को लाना चाहूंगा जहां पे मैं बोला था, आपने पूछा था ना कि 5 साल के लिए है, कितने साल के सैटेलाइट है, तो इनने बोला था कि जो ऑर्बिट है वो 650 किलोमीटर का होना था, लेकिन उसमें बस जस्ट 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। 3 किलोमीटर बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है। और दूसरा जो इंक्लिनेशन की बात करी थी वो तो इन्हें कुछ 0.001 टाइप का कोई डिफरेंस बोला था, यानी आप अब ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये 5 साल के लिए डिजाइंड है, लेकिन इतना परफेक्टली वहां पर इसको प्लेस किया गया ऑर्बिट के अंदर, जो PSLV जो प्रूवन हमारा लॉन्च व्हीकल है, कि ये पक्का 5 साल से तो आगे निकल जाएगा, 8 साल 9 साल 10 साल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो 5 साल बताया जा रहा था कि 5 साल तक स्टडी करेगा, लेकिन इसके आगे भी ये अपना अध्ययन जारी रख सकता है, इस बार की भी पूरी आशा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष पुरोहित, आलोक सर आपका भी, और पीयूष पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नौटियाल भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।